हेलो डियर स्टूडेंट्स। हर साल नीट में हमें बहुत से ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो एक्चुअली में पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन उनके मार्क्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं आ पाते, या आप कहो तो उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। तो ऐसे बच्चों के स्टडिंग पैटर्न को एनालाइज करने के बाद पता चला कि इनकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, ऐसी स्टडिंग हैबिट्स हैं जो कि नीट के साथ अलाइन नहीं होती। अगर ये हैबिट्स वो टाइम रहते ठीक कर लेते तो उनकी सिलेक्शन जरूर हो जाती। आज मैं ऐसी 5 टॉप 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन रुक रहा है। वो मेहनत भी कर रहे हैं, घंटों पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 5 ऐसी हैबिट्स हैं जो उन्हें छोड़ने पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि उनकी सिलेक्शन हो। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं ये कौन सी हैबिट्स हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपका आ जाता है इनकंप्लीट नॉलेज ऑफ सिलेबस। अगर आपको सिलेबस का अच्छे से पता ही नहीं है कि कितना सिलेबस है, कितना सिलेबस पढ़ना है। बच्चों मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे आप लोग अगर 2026 में देने वाले हैं तो 25 में जो लेटेस्ट सिलेबस आया है वो आपके रूम पे लगा होना चाहिए, ठीक है। वॉल पे उसको पेस्ट करके रखिए और उसे बार बार देखते रहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हों और आप उस बुक को इतना ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट कर दो कि उसमें जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं आप पढ़ डालो विदाउट नोइंग कि ये नीट में है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज नीट में है क्या नहीं है। कई बार बच्चे जिन्होंने कंबाइन रखा होता है, मेडिकल के साथ साथ इंजीनियरिंग एंट्रेंस भी देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है दोनों का सिलेबस एक ही है, तो वो दोनों की तैयारी कर बैठते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कितना जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, कितना नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिकली नीट में जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ कहूं तो डॉपलर इफेक्ट नहीं है सिलेबस में, लेकिन कई रेफरेंस बुक में दे रखा है तो बच्चे पढ़ डालते हैं पूरा डॉपलर इफेक्ट। भाई डॉपलर इफेक्ट तो है ही नहीं नीट में। उसी तरीके से एनसीईआरटी में, लेटेस्ट एनसीईआरटी की बात करूंगा, उसमें सोलर सेल, फोटो डायोड, एलईडी नहीं दे रखा है, लेकिन ये नीट के सिलेबस में है। टाइप्स ऑफ डायोड वहां पे लिखा हुआ है क्लियरली, लॉजिक गेट्स वहां पे है, लेटेस्ट वाली में नहीं दे रखा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा सिलेबस से, तभी आपको पता चलेगा। पता लगा आपने सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से देख ली, ये चीजें आपने देखी ही नहीं कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन था, तो आपका कितना काम आसान हो जाएगा अगर आपको टू द पॉइंट पता होगा कि कितनी चीजें पढ़नी है, कितनी चीजें नहीं पढ़नी है। आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप जेई के हिसाब से या ब्लाइंडली टीचर को या किसी बुक को फॉलो कर लोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। तो ये एक पॉइंट जरूर याद रखना, सबसे पहले सिलेबस, किसी भी चैप्टर को पढ़ने बैठते हो पहले उसका सिलेबस देखो कि कितना सिलेबस है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो स्टडिंग थ्योरी अगेन एंड अगेन। मैं फिजिक्स में स्पेशली बात करूंगा। बच्चों की एक बहुत ही बुरी आदत होती है कि वो बार बार जब चैप्टर रिवाइज करने बैठते हैं या पढ़ते हैं तो उसका मतलब समझते हैं कि पता नहीं थ्योरी बार बार पढ़ ली। जैसे मैं उन्हें बोलूंगा कि ये चैप्टर रिवाइज करके आइए तो पता क्या करते हैं, और रिवीजन का मतलब होता है अपने नोट्स को एक बार पलटते हैं ऐसे ऐसे करके, अच्छा हाँ ये थ्योरी थी, ये थ्योरी थी, या बुक से देखेंगे कहाँ कहाँ मार्क किया था, हो गया। बच्चों रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चंस करने हैं। मानो आप पहली बार पढ़ रहे हो, फर्स्ट रीडिंग दे रहे हो तो समझ में आता है थ्योरी की, साथ में क्वेश्चन दिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में स्पेशली मैं बोलूंगा बिना क्वेश्चन के कोई भी पढ़ाई नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ ठीक है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, पढ़नी चाहिए, बट क्या क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ज्यादा न्यूमेरिकल आ रहे हैं कि थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं? न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने, ये होगी आपकी असली रिवीजन, ठीक है। तो बार बार जब पढ़ने बैठ रहे हो तो बच्चे से पूछो, अरे मैं तो एक चैप्टर 1 घंटे में कर देता हूं, मैं तो एक चैप्टर मतलब बड़े से बड़ा चैप्टर हाफ एन आवर में कर देता हूं, 15 मिनट में कर देता हूं। हम पूछते हैं कैसे कर देते हो वे? तो वो बोलते हैं कि अरे हो जाता है सर, बार बार नोट्स देखते हैं, हो जाता है। नोट्स नहीं देखने हैं, आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसलिए जब आपने पहली बार कर लिया तो आपको रिवीजन कैसे करनी है? रिवीजन में सबसे पहले क्वेश्चन करने हैं फॉर्मूला शीट को देखकर। फॉर्मूला शीट देखिए अपने क्या क्या फॉर्मूलाज थे, चलो क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चंस करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं हुए फिर रेलेवेंट थ्योरी देखो कि अच्छा थ्योरी क्या थी यार इसकी, मैं कहां गलती कर रहा हूं। या जब ये हो गया उसके बाद थ्योरी देखो कि चलो मेरे क्वेश्चन वाला मेन पोर्शन मेरा हो गया, अब एक बार रेलेवेंट थ्योरी। वैसे तो आपको क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी याद हो जाएगी, फिर भी अगर कुछ बच जाएगी तो वो आप लोग देख सकते हैं जो आपने स्टार मार्क किए होंगे। ये कौन से क्वेश्चन करने हैं? क्या सारे क्वेश्चन करने हैं? नहीं, मैं रिपीटेडली बोल चुका हूं जो आपने स्टार मार्क किए होंगे। जब आप पहली बार पढ़ा होगा आपने तो आपने देखा होगा ना कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन बार बार करना चाहिए, उसको स्टार मार्क किया होगा। रिवीजन के दौरान वही स्टार मार्क क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये भी आप प्लीज याद रखिए, 95% स्टूडेंट्स के साथ ये गलती है कि वो बार बार थ्योरी करते हैं, बार बार थ्योरी करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी टेस्ट एनालिसिस नहीं करते हैं।
टेस्ट दे के आए, मैं समझता हूं कि आप लोग थक गए होते हो, आपका रेस्ट करने का मन करता, आपका मन नहीं करता पेपर दोबारा देखने का, खासकर जब खराब हुआ हो। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे कहां इंप्रूव करना है? क्या पता आप बार बार सेम गलती कर रहे हो बट आप उस गलती को देखना नहीं चाह रहे। ठीक है, टेस्ट एनालिसिस करोगे तो उसके बहुत से फायदे होंगे। जैसे यहां पे आप देख सकते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक टॉपिक्स। देखो, वीक टॉपिक या स्ट्रॉन्ग टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक वो नहीं होता जिसका आपको सब कुछ समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग टॉपिक वो है कि उसका सवाल जब एग्जाम में आ रहा है तुमसे हो रहा है, वो होता है स्ट्रॉन्ग टॉपिक। ठीक है, वीक टॉपिक आपको कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा मेरा वीक है? जब टेस्ट एनालिसिस करोगे कि आज का मेरा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने ये गलत किया है, जबकि ये मैंने पढ़ रखा है, तो ये टॉपिक अब मेरा भी मास्टरी नहीं हुई है, मुझे सही करना है, मैंने पढ़ रखा है, मुझसे क्यों गलती हो रही है, मुझे इसके फॉर्मूलाज बनाने चाहिए, मुझे बार बार रिवीजन करनी चाहिए, इसके फॉर्मूलाज टफ हैं या इसकी स्टेटमेंट थोड़ी टफ बनती है, क्या दिक्कत आ रही है, मैं इसकी थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट एनालिसिस करोगे। आपको टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स का पता चलेगा, किस तरह की मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मुझसे, मैं प्रेशर में आ जा रहा हूं, मुझसे क्या गलती हो रही है, मैं मतलब ओवर प्रेशर ले जा रहा हूं। ठीक है, मिस्टेक मतलब मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही है, मुझसे क्या मिस्टेक हो रही है, सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं, अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूं, ओएमआर फिलिंग में मिस्टेक आ रही है, कहां गलती आ रही है, ये टेस्ट एनालिसिस से ही पता लगता है। और सबसे बड़ी चीज आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलती है। टेस्ट एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि आज का क्वेश्चन मैंने 30 मिनट्स में कवर कर ली थी, बायो पूरी 1 घंटे के अंदर मेरी केमिस्ट्री हो गई थी, बाकी का टाइम में मुझे कर लेना चाहिए था, मुझे टाइम मैनेजमेंट सीखनी। रिपीटेड टेस्ट और बाद में जब आप टेस्ट एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे कहां इंप्रूव करना है। ये कैसे पता चलेगा कहां इंप्रूव करना है? तो टेस्ट एनालिसिस जरूर दीजिए, और उससे पहले तो टेस्ट दीजिए। टेस्ट अगर नहीं दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती है, तो सबसे बड़ा ब्लंडर है अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगली गलती की बात करते हैं, नो फिक्स्ड स्टडी मटेरियल। आपका कोई फिक्स्ड स्टडी मटेरियल ही नहीं है, आपको जहां से लगता है वहां से पढ़ना शुरू कर देते हो। कोई बोलता है यहां से पढ़ लो तो यहां से पढ़ना शुरू, यहां से तो यहां से शुरू, यहां से तो यहां से शुरू। ऐसा नहीं करना है बच्चों, फिर आपको इतना ज्यादा क्लटर्ड हो जाएगा आपके पास कि जब रिवीजन करने लगोगे तो आपके पास एक फिक्स्ड सोर्स नहीं होगा, और आप बहुत ज्यादा प्रेशर लोगे कि अरे पढ़ते वक्त तो मैंने वहां से भी पढ़ा था, मैंने वहां से भी पढ़ा था, तो उसकी रिवीजन नहीं की, उसकी रिवीजन बची हुई है, उसकी रिवीजन बची। ऐसा नहीं करना है, सोर्सेज बिल्कुल फिक्स्ड रखनी है। ये देखो पीवाईक्यूज देखने, पीवाईक्यूज आपके पास होने चाहिए प्रीवियस ईयर। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के सवाल भी करने हैं, एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि एनटीए के पास कौन सा सोर्स है? एनसीईआरटी। एक कोई गुड रेफरेंस बुक आप अपने पास रख लो, कोई भी डिसाइड कर लो, शुरू में ही डिसाइड कर लेना चाहिए अच्छी कौन सी है, कोई भी अच्छी पब्लिकेशन की बुक, अच्छी कोचिंग की, मैं नहीं बोलूंगा, जो आपका मन करे, जो अच्छी फिक्स कर ली, इससे पढ़ना है, ठीक है, बात खत्म हुई। और इसके बाद सबसे बड़ा स्टडी मटेरियल आपका होता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट दो, बार 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 टेस्ट दो, टेस्ट जितने ज्यादा दोगे सबसे बड़ा स्टडी मटेरियल हुआ। और वहां पे टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चंस टेस्ट एनालिसिस के दौरान आपको टफ लगे, स्टार मार्क करो, वो रिवीजन में आपको सॉल्व करने हैं। जो चीज आपने एक बार अटेम्प्ट कर दी उसको जाया क्यों जाने दे रहे हो कि अब तो ये तो मैंने दे दिया, उसका बार बार फायदा लो ना। अगर आपने कोई स्टडी मटेरियल खरीदा हुआ है, आपने कोई टेस्ट सीरीज खरीदी हुई है, तो ये ऐसा तो नहीं कि एक बार दे दिया हो गया, वहां से क्वेश्चन मार्क करो ताकि दोबारा रिवीजन करोगे। तो ये होता है असली फायदा उठाना टेस्ट सीरीज का, तो ये आपको जरूर करना है, इसे प्लीज याद रखिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी दिक्कत आपकी है कि आप रिवीजन नहीं करते हो, आपकी कोई रिवीजन नहीं है, यहां रिवीजन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, तो आपको रिपीटेड रिवीजन करनी है बार बार, ये आपकी मैंने दिक्कतें यहां पे लिखी हुई हैं। नो रिपीटेड रिवीजन एट रेगुलर इंटरवल्स। ये मेरे साथ भी दिक्कत थी जब मैं पढ़ा करता था ना, कि मुझे भी रिवीजन पीछे जाने की आदत नहीं थी, यार पीछे जाएंगे क्या पता भूल गया होगा, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। क्यों? इस डर से ऊपर उठो प्लीज, देखो कि मैं मुझे पिछला वाला कितना भूल गया। मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चों एग्जाम में ये इस बात से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना ज्यादा पढ़ा है, इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि कितनी चीजें आपको याद हैं। मानो आपने 100% पढ़ के आप गए हो पूरा सिलेबस, लेकिन याद आपको सिर्फ 20% है, क्या करोगे? मानो आपने सिर्फ 70% ही पढ़ा लेकिन 60% याद है, तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। तो ज्यादा चीजें आपको याद होनी चाहिए। याद कैसी होगी? जब आप बार बार रिवीजन करोगे। रिवीजन लीड्स टू रिटेंशन, तो बार बार रिवीजन करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार कोई चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ा, सारे क्वेश्चंस किए, लेकिन छोड़ दिया 6 महीने के लिए, कुछ नहीं होने वाला, वो जीरो हो चुका होगा, दोबारा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, स्टडिंग स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स अगेन एंड अगेन। बच्चों को एक बहुत ज्यादा दिक्कत है कि एक चैप्टर जब उनका अच्छे से हो जाता है या उनको बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है टीचर का, तो जब रिवीजन करते हैं ना, उस चैप्टर की पहले दोबारा करना शुरू कर देते हैं, बार बार उसी चैप्टर की रिवीजन करते रहते हैं, उस चैप्टर का वन शॉट देखते रहेंगे, उस चैप्टर को बार बार करते रहेंगे, जब जब उस चैप्टर की वीडियो आएगी तब तक देखते रहेंगे,
कि अरे ये वाला तो मुझे आता है थोड़ा, ये नहीं करना है। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। सेमीकंडक्टर से सवाल आए उसके भी 4 मार्क्स हैं, और टफ चैप्टर आपका रोटेशन से भी आ जाएंगे उसके भी 4 ही मार्क्स हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है सबसे पहले कि हर एक के मार्क्स बराबर होंगे, इसलिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्लीज इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स नहीं बार बार पढ़ते रहने, हर चैप्टर को इंपॉर्टेंस देनी है, हर चीज को रिवाइज करना है। और एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो है कि ओनली फोकसिंग ऑन करंट चैप्टर। जो आपका करंट चैप्टर चल रहा होता है उसमें आप इतने ज्यादा ओवर इन्वॉल्व हो जाते हो, और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है फोमो। फोमो एक्चुअली में जो आजकल की जेनजी टर्म है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मानो कोई बच्चे आपको बोले अरे नहीं उस चैप्टर, अरे उस चैप्टर में वहां से भी कर लेना चाहिए, अरे वो वाली वीडियो भी देख लेनी चाहिए, अरे वो भी कर लेना चाहिए, अरे वो भी कर लेना चाहिए। तो बच्चे अपनी स्ट्रेटजी बना ही नहीं पाते कि मुझे किस तरीके से रिवाइज करना था। जहां आपको भीड़ दिखती है वहां चले जाते हो। ये नहीं करना है प्लीज। बच्चों की बातों में नहीं आना है, टीचर की बात सुननी है कि टीचर क्या बोल रहा है। टीचर अगर आपको कुछ पढ़ा रहा है तो वहां फोकस करो। ये नहीं कि आपसे बच्चे क्या बोल रहे हैं, अरे ये भी कर लो, अरे ये भी कर लो, अरे ये भी कर लो, अरे ये भी। इतनी चीजें कैसे करोगे? इतनी चीजें करोगे तो पजल्ड हो जाओगे। तो फोमो में मत आओ, क्लियर कट थॉट लाइन बना के चलो कि मुझे ये चीजें करनी है, ऐसे रिवाइज करना है, ये मेरे पास स्टडी मटेरियल है, यहां से पढ़ना है, ठीक है, ये मुझे टेस्ट एनालिसिस करनी है, इस टाइम पे मुझे रिवीजन करनी है, बस बात खत्म हुई। टेस्ट देता रहूंगा, एनालिसिस करता रहूंगा, रिवाइज करता रहूंगा, तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगी? बाकी अपनी बस कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है, ब्रेक नहीं करना है। टेस्ट में अगर कम मार्क्स आ गए तो छोड़ नहीं देना है। बच्चों मैं गारंटी बोलता हूं ये 5 जो मिस्टेक्स है ना, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं और बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे करते हैं। क्योंकि टीचर क्या करता है, आपको एनालाइज करता है करंट चैप्टर में आपकी नॉलेज के बेसिस पे कि क्लास में कौन सा बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनका क्लास में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो रिवाइज नहीं कर रहे होते और इन मिस्टेक्स में से कुछ मिस्टेक्स में फंस गए होते हैं, ये जो मैंने अभी मेंशन किए, उसकी वजह से वो इंप्रूव नहीं कर पाते ओवरऑल में। तो आप प्लीज ये मत करिए। अगर आप भी इनमें से कोई भी एक गलती है जो आप कर रहे हैं तो तुरंत फैसला करिए कि मुझे इसे इंप्रूव करना है, और कमेंट सेक्शन में लिख के जाइए कि सर आई विल प्रॉमिस दैट आई विल इंप्रूव। कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा प्रॉमिस आई विल इंप्रूव, ठीक है। तो मेरा आपके लिए यही मैसेज है, प्लीज अभी वक्त रहते इन हैबिट्स को सुधार लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। टेक केयर, गुड बाय, मेहनत जिंदाबाद।